चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का ये हमारा पहला क्लास है जिसमें हम यूपी टेट के सीडीपी क्लास को करेंगे। ये मेरा नोट्स है, इसी से मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा। देखिए, जितने भी जो यूपी टेट का जो सीडीपी है वो लगभग लगभग मेरे नोट्स में आपको 90% से 100% आपको कवर मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी जो है वह अगर यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, हम पढ़ते हैं सबसे पहले मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है वो है साइकोलॉजी की, है ना। साइकोलॉजी जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक या फिर इसी को यूनानी भाषा, ठीक है, कहीं कहीं पर ग्रीक और कहीं कहीं पर यूनानी भाषा लिख दिया जाता है। यानी कि ये एग्ज़ाम में इस प्रकार से आता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो वहाँ पर आपको ग्रीक या फिर यूनानी दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो शब्द है ये दो प्रकार के शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसमें है साइकी और एक है लोगोस। तो आप सभी जानते होगे जो लोगोस है उसका अर्थ क्या होता है, अध्ययन या विवेचन करना। लेकिन जो साइकी है, मनोविज्ञान में जो साइकी शब्द है इसका अर्थ जो है वह अलग अलग दशकों में या फिर कह सकते हैं शताब्दियों में इसका जो अर्थ है वो बदलते गया है। तो सबसे पहले जो था वो है आत्मा। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले साइकोलॉजी आई थी वो किसके सेंस में आई थी, तो साइकोलॉजी जो है वह आत्मा के सेंस में आई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो साइकोलॉजी है इसका पूर्ण अर्थ क्या निकलता है, तो साइकोलॉजी का जो पूर्ण या फिर मूल अर्थ हम लेंगे, यानी कि मूल कहने का अर्थ है इसका जो बेसिक अर्थ है ना, वो क्या है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इसी को हम क्या मानते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या होता था, जब मनोविज्ञान इतिहास में आया तो जो आत्मा है ना, उसी के बारे में अध्ययन किया जाता था और बताया जाता था कि यही जो है वह क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, यानी कि आत्मा का जब अध्ययन किया जाता था उसी को क्या मान लिया गया था, मनोविज्ञान मान लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हम देखेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। देखिए, मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, सबसे पहले है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया हुआ है। वुड मैकडूगल है, वाटसन है, स्किनर है, वुडवर्थ है, इन सभी ने दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैकडूगल क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वह आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, मैकडूगल क्या मानते हैं, जो हमारा जो साइकोलॉजी है उसको क्या मानता है कि मनोविज्ञान जो है वह आचरण और व्यवहार दोनों का क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पर थोड़ा वीडियो रुक गया था। देखिए मैकडूगल क्या कहना चाहते हैं कि मैकडूगल जो है कह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है वो आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी कि हम जो समाज में या फिर रियल जो वर्ल्ड है ना, रियल जो वर्ल्ड है उसी में हम जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप को जिस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, तो उन्हीं व्यवहारों का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो वही क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। कौन कहते हैं ये, मैकडूगल कहते हैं। यानी कि कोई बच्चा है वो समाज में किस प्रकार से वो व्यवहार कर रहा है, बड़ों के साथ वो किस प्रकार से है, उसी को क्या माना है, मैकडूगल ने मनोविज्ञान माना है। ठीक है, अब आते हैं हमारे वाटसन साहब। वाटसन साहब क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यानी कि जो वाटसन है उन्होंने भी व्यवहार को ही क्या माना है, मनोविज्ञान माना है। लेकिन किस रूप में माना है, उसके केवल पॉजिटिव पॉइंट्स को, निगेटिव पॉइंट्स को नहीं लिया है ना। तो धनात्मक विज्ञान माना है उन्होंने, क्या माना है, धनात्मक विज्ञान। ठीक है, स्किनर, स्किनर क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव, यानी कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं, हमें हमें जो अनुभव प्राप्त हो रहा है ना, अनुभव का विज्ञान है। यानी कि हम जो व्यवहार करते हैं और उससे जो अनुभव मिलता है उसी को क्या माना है इन्होंने, मनोविज्ञान माना है। ठीक है, जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करती है।
यानी कि मनोविज्ञान क्या है कि मनोविज्ञान जो है वह मनुष्य, अगर कोई प्राणी है या मनुष्य है ना, वो अपने जीवन में जितने भी क्रियाएं करते हैं, जितने भी अनुभव प्राप्त करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। कौन मानते हैं? स्किनर मानते हैं। ठीक है, अगला है, देखिए अगला पॉइंट है वुडवर्थ का। देखिए वुडवर्थ क्या कह रहे हैं कि वुडवर्थ मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। यानी कि वुडवर्थ भी क्या मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन है, लेकिन कैसा अध्ययन है? वातावरण के संपर्क में। तो ये एक की पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। अगर वुडवर्थ के सेंस में पूछा जाए तो वातावरण के संपर्क में ये लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। अब क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार, चलिए देखिए क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि मानव जो मनोविज्ञान है मानव व्यवहारों एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार से भी संबंधित है और उसके किससे, मानव संबंधों से, यानी कि मानव का जो संबंध है आपस में, है ना, जो प्राणी के साथ में मानव जो संबंध दर्शाता है, उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने 5 मनोवैज्ञानिक देखे हैं। एक हमने सबसे पहला देखा मैकडूगल। मैकडूगल क्या मानते हैं कि आचरण और व्यवहार का अध्ययन, है ना, आचरण और व्यवहार का यथार्थ अध्ययन कहते हैं। वाटसन क्या कहते हैं? धनात्मक व्यवहार, है ना। इस प्रकार से आप की पॉइंट निकाल निकाल के उसको लिख सकते हैं, धनात्मक व्यवहार कहते हैं। तीसरा हमने स्किनर के बारे में पढ़ा। स्किनर क्या कहते हैं कि व्यवहार के साथ साथ में अनुभव होना चाहिए, है ना, और वो अनुभव जो है वह जीवन की सभी क्रियाओं को क्या करे, वो संबंधित हो, यानी कि सभी जीवन की सभी क्रियाओं से वो संबंधित होता है ना। अगला है वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या मानते हैं? तो वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण के संपर्क में जो होने वाला मानव व्यवहार है ना, वही मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मानव व्यवहार और मानव संबंध की बात करते हैं। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स जो है वह आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। अब हम देखेंगे जो हमारा मनोविज्ञान है ना, उसके क्रम, यानी कि मनोविज्ञान जो है वह कब से शुरू हुआ, है ना, और किस प्रकार से वो चलता आ रहा है, उन सभी के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए मनोविज्ञान का जो क्रम है वो बेसिक रूप में देखा जाए तो 4 प्रकार से वो चले हैं, है ना। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। 16वीं शताब्दी, यानी कि हमने सबसे पहले क्या देखा? आत्मा का विज्ञान ही देखा, है ना। जब हम साइकोलॉजी को तोड़े 2 शब्दों में, तो जो साइकी है वो क्या था? आत्मा था, है ना। तो जब 16वीं शताब्दी थी उस समय क्या होता था कि आत्मा को ही क्या मान लिया गया था? मनोविज्ञान मान लिया गया था। यानी कि आत्मा का जब भी हम अध्ययन करेंगे वही क्या है? हमारा मनोविज्ञान है, ये माना गया था। फिर 17वीं से 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? जो आत्मा है उसमें कुछ अपवाद या फिर नकारात्मक वर्ड मिले, है ना, जो कि 17वीं शताब्दी के लोगों द्वारा क्या किया गया? खंडित किया गया। तो जब खंडित होने लगा तो क्या हुआ? जो आत्मा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। फिर वो क्या बन गया? मन और मस्तिष्क बन गया। ठीक है, फिर इसमें भी कुछ अपवाद मिले, है ना, कुछ आलोचनाएं होने लगी। तो जो आलोचनाएं इसमें आत्मा में देखने को मिला था, वही आलोचनाएं जो है वह मन और मस्तिष्क में भी देखने को मिला। फिर ये आगे बढ़ करके क्या हो गया? कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा चेतना का मनोविज्ञान बन जाता है 19वीं शताब्दी में। फिर 20वीं शताब्दी में ये धीरे धीरे क्या हो गया? व्यवहार का अध्ययन बन गया। फिर अब तक ये जो है वह क्या बना हुआ है? व्यवहार का अध्ययन बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि आत्मा जो है वह मनोविज्ञान था और वो क्यों बदला, है ना। चलिए, तो देखिए हम आ गए हैं 16वीं शताब्दी में। अब आप ऐसा मानो कि आप जो है वह 16वीं शताब्दी में हो, है ना। तो देखिए 16वीं शताब्दी कब तक चलेगी? जब 1501 से लेकर के हम 1599, है ना, या 1600 तक आ जाएंगे। ठीक है, यानी 1600 पूर्ण ना हो, 1500 वाले रेंज में जो चलेंगे वो। अब देखिए 16वीं शताब्दी में हमारा क्या था? आत्मा का विज्ञान था, है ना।
जो हमारा साइकोलॉजी है वो क्या बना था, आत्मा का यानी कि सोल का विज्ञान था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान थे, है ना, उसी को क्या माना गया था, मनोविज्ञान माना गया था। ठीक है, इस समय मनोविज्ञान जो है वह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है कि मनोविज्ञान जो है वह किसके अंतर्गत पहले था। तो सबसे पहले जो है वह मनोविज्ञान जो है वह दर्शन शास्त्र के रूप में था। ठीक है, फिर वो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान बना है, धीरे धीरे करके ये क्या होते गए, अलग होते गए, अलग अलग। जैसे कि आप विज्ञान पढ़ते हो, है ना, आपने 10वीं तक विज्ञान पढ़ा, ठीक है, फिर 11वीं में गए तो भौतिक केमिस्ट्री हो गया, है ना। तो उसी प्रकार से क्या था कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत था। अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा, अलग अलग विषयों में बंटने लगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये की पॉइंट की मनोविज्ञान जो है वह दर्शन शास्त्र के का ही एक क्या है, भाग था पहले। ठीक है, यहाँ पर जो साइकोलॉजी शब्द थी 16वीं शताब्दी में, ठीक है, इसमें जो साइकी है वो आत्मा था, और लोगोस का अर्थ सभी जगह क्या होगा, अध्ययन या विवेचन करना होगा। ठीक है, क्या होगा, अध्ययन या विवेचन करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए जो आत्मा का जो मनोविज्ञान है ना, इसको मानने वाले कौन कौन थे, इसके समर्थक कौन थे। ठीक है, तो इसके मानने वाले, है ना, प्लेटो थे, अरस्तु थे, डेकार्टे थे, रुडोल्फ गोकेल थे। ठीक है, तो ये चार नाम आपको याद रखने ही हैं, किसी भी तरीके से आपको ये चार नाम याद रखने हैं। ठीक है, अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चार नाम है इसको आपको याद करने ही होंगे। तो इसके समर्थक जो सबसे पहले आए थे प्लेटो, और प्लेटो के ही शिष्य बने थे अरस्तु। ठीक है, उसके साथी थे डेकार्टे और रुडोल्फो गोकेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्लेटो है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, प्लेटो के बारे में जानते हैं कि प्लेटो ने किस तरीके से जो मनोविज्ञान है उसमें उन्होंने योगदान दिया है। तो प्लेटो जो है वह, प्लेटो की किताब थी एक बुक, है ना, जिसे हम द रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत से एग्जाम दिए होंगे तो आप जानते होंगे कि द रिपब्लिक जो है वह प्लेटो की बुक है ना। तो प्लेटो की किताब है द रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक में आत्मा के बारे में सबसे पहले क्या किया गया है, बताया गया है। यानी कि आपको ये पूछा जा सकता है कि आत्मा के बारे में सबसे पहली बार, है ना, किस बुक में लिखी गई है। तो आप बताएंगे द रिपब्लिक में आत्मा के बारे में सबसे पहले लिखी गई है, और द रिपब्लिक जो है वह प्लेटो की बुक है ना। तो आत्मा के बारे में सबसे पहले लिखने वाले कौन हुए, प्लेटो हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था कि अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में लिखा कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, और वह आत्मा के भाव से ही परम सत्ता ईश्वर को मानता है। यानी कि देखिए ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश का, है ना, तो इसमें कुछ गलतियां आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो लेकिन जो इसका जो मेन पॉइंट है वो है इसमें है। ठीक है, जो इंग्लिश में है उसका मेन पॉइंट इसमें है। ठीक है, तो अपनी पुस्तक जो द रिपब्लिक में इन्होंने क्या लिखा कि मनुष्य में जो आत्मा पाई जाती है ना, जो सोल, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, सोल है, वो क्या होता है कि उसी के मदद से हम ईश्वर को क्या करते हैं, मान पाते हैं, उससे जुड़ पाते हैं, अपने भाव रख पाते हैं। तो उसी के बारे में यदि अध्ययन किया जाए तो उसी को हम मनोविज्ञान कह देते हैं। ये किनका मानना था, प्लेटो का मानना था। ठीक है, आगे देखिए प्लेटो के बारे में ही है। अब प्लेटो का एक शिष्य है ना, दूसरा जो पॉइंट है उसमें प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। ठीक है, कौन शुरुआत कर रहे हैं, अरस्तु। देखिए प्लेटो के शिष्य प्लेटो के जो शिष्य है अरस्तु, उसके बारे में क्या है कि जो प्लेटो का जो शिष्य है अरस्तु, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आत्मा का अध्ययन की शुरुआत की है। तो देखिए प्लेटो और अरस्तु दोनों ही आत्मा के बारे में क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा बताया, देखिए बताने का काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन कोई एग्ज़ाम दे रहा, मान के चलिए कि आप 10वीं के टीचर हैं, ठीक है, और आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चे ने टॉप किया, तो टॉप किसने किया, बच्चे ने किया है, तो नाम किसका होगा, बच्चे का होगा। ठीक है, हम उसमें क्या किए हैं, केवल फैसिलिटेटर का काम किए हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार प्लेटो भी
अरस्तु के लिए फैसिलिटर का काम कर रहे थे उस टाइम में, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि प्लेटो के मार्गदर्शन में अरस्तु ने क्या किया, जो आत्मा है उसके बारे में अध्ययन की शुरुआत की। यही अध्ययन जो है वह आगे चलकर क्या बन गई, मनोविज्ञान बन गई। यानी कि आत्मा के बारे में सबसे ज़्यादा अगर अध्ययन किया है तो वो है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को इसीलिए क्या मान लिया गया कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। ठीक है, तो फादर ऑफ द साइकोलॉजिस्ट अगर पूछा जाए तो किसको लेंगे, अरस्तु को लेंगे, जिसे हम इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लेटो का नाम अगर आएगा तो आप सबसे पहले प्रिफर करेंगे अरस्तु को। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक पॉइंट बन जाता है कि एक और मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात को खंडन करते हुए कहा, क्या कहा है उन्होंने, देखो कि एक मनोवैज्ञानिक आए कॉलसनिक नाम के। उन्होंने क्या मान लिया कि प्लेटो ही मनोविज्ञान के जनक है। क्या मान लिया, प्लेटो ही मनोविज्ञान के जनक है, क्योंकि प्लेटो ने सबसे पहली आत्मा की अवधारणा दी। ठीक है, ये इन्होंने कहा है, और ये जो पॉइंट है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खास करके जो स्टेट टेट होते हैं उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कॉलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉलसनिक अगर लिख दिया जाए, कॉलसनिक के अनुसार लिख दिया जाए, तो उस सेंस में आपको प्लेटो लेना है। अगर कॉलसनिक का जिक्र नहीं है, केवल मनोविज्ञान के अगर जनक पूछ रहे हैं, तो आप वहाँ पर किसके साथ जाएंगे, अरस्तु के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आप नहीं रखेंगे आपसे। ठीक है, अब देखिए चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है कि जो साइकोलॉजी शब्द है ना, इसको किसी न किसी ने तो दिया होगा, है ना। जो साइकोलॉजी शब्द है इसको किसी न किसी ने पहली बार बोला होगा या दिया होगा कि मैंने बोला ऐसे करके, है ना। तो देखिए कोई भी शब्द होता है उसको कोई ना कोई पहली बार ही बोलता है। तो किसने बोला है, तो रुडोल्फ गोकेल ने। रुडोल्फ गोकेल ने अपनी बुक किसमें, साइकोलॉजिया, ठीक है, साइकोलॉजिया में सन 1590 में किया है इसका जिक्र। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रुडोल्फ गोकेल ने किया। किस बुक में किया है, तो साइकोलॉजिया नामक एक बुक में किया है। कब किया है, 1590 में किया है। ठीक है, तो यहाँ से 3 प्रकार से प्रश्न आपको पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है अगला देखिए, आत्मा का जो अध्ययन की परिभाषा है ना, आत्मा की जो अध्ययन की जो परिभाषा है, अब वो तो पहले से चल रही थी, लेकिन 16वीं शताब्दी में अचानक से क्या हो गया कि ये जो है वह यहीं तक मान्य रह गई। उसके बाद में आत्मा का जो अध्ययन है उसको मनोविज्ञान मानने से सभी ने इनकार कर दिया। अब क्यों किया उन्होंने इनकार, और कौन है वो लोग जिन्होंने इसका इनकार किया, है ना। तो देखिए जिन लोगों ने क्या किया है, इस चीज़ में इनकार किया है, उन्होंने सबसे पहले एक तर्क दिया जिसे हम क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। ठीक है, तो आलोचना क्या हुई कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। अब जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं, ये उन लोगों का कहना है। अब देखिए ये तर्क कहीं मतलब कि अगर माना जाए तो ये सही है ना, कि हम जिस चीज़ को देख नहीं सकते उसके बारे में अध्ययन कैसे कर सकते हैं, है ना। आत्मा कहाँ निवास करती है इसके बारे में आपको पता ही नहीं है और आप आत्मा का अध्ययन करने की बात करते हैं, ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया, उसका आलोचना किया। आत्मा कैसी है, कैसी दिखती है ना, वो है या नहीं है इसके बारे में आपको कैसे पता, है ना। ये सारे तर्क जो है वह मनोवैज्ञानिकों ने रखे, और आत्मा का जो मनोविज्ञान है वो 16वीं शताब्दी तक ही उन्होंने क्या कर दिया, उसको सीमित कर दिया। यानी कि मानने से क्या कर दिया उन्होंने, मानने से क्या किया उन्होंने, इनकार कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, मानने से इनकार किया है तो अब 16वीं शताब्दी तो समाप्त हो गया, है ना, यानी कि 16वीं शताब्दी तक चला ये। ठीक है, अब देखिए 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में ये जो आलोचना थी उन्होंने किया और अपना एक क्या कर दिया, उस देखिए आप किसी चीज़ के बारे में अगर उसको गलत ठहराएंगे तो उसके बारे में उसके उसके मतलब की जगह पर आपको कुछ नया देना होगा, है ना। तो अगर आपने किसी चीज़ को गलत ठहराया, मान के चलिए कि आप कोई सरपंच चुन रहे हैं अपने गांव का,
है ना। तो सरपंच आप चुन रहे हैं तो अब कह रहे हैं कि अमुक नाम का जो सरपंच है वो हमारे योग्य नहीं है। तो आपको ये भी तो बताना होगा कि अब सरपंच तो आपको बनाना ही है ना। और आपने कह दिया, मतलब मान के चलो कि कुछ लोगों ने कह दिया कि ये सरपंच बनने के लायक नहीं है, उसको अमुक को हटाओ, ए नाम का जो व्यक्ति है उसको हटा दो। तो ए नाम का व्यक्ति को अगर हटाना है तो उसके जगह में किसी को तो बैठाना होगा, है ना। तो किसी को अगर बैठाना होगा तो उसी को बैठाना होगा जिसके बारे में आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे। तो क्या किया कि सबसे पहले आत्मा के मनोविज्ञान को सरपंच मान के उसको हटा दिया, और क्या किया गया, मन और मस्तिष्क को नया सरपंच बना दिया गया, है ना। यही यहाँ पर चला है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस समय जो साइकोलॉजी को मन मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। साइकोलॉजी में जो साइकी शब्द है वो क्या बन गया, अब मन मस्तिष्क बन गया, ठीक है। और जो लोगोस है वो तो अध्ययन या विवेचन ही रहता है। अब देखिए इसके जो समर्थक है और यही जो है वह आलोचना करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि आलोचना में ज़्यादातर यही लोग शामिल थे। तो देखिए समर्थक कौन है जो हमारे मन और मस्तिष्क के, वो है पोम्पोनॉजी। देखिए कहीं कहीं पर इसको पोम्पोलॉजी लिख दिया जाता है लेकिन ये एक्चुअल में पोम्पोनॉजी है, ठीक है। मैंने भी लॉजी ही लिखा था लेकिन बाद में इसको क्या किया गया है, सुधारा गया है। तो देखिए समर्थक कौन है, पोम्पोनॉजी। पोम्पोनॉजी थॉमस रीड, लिबनीज, हॉब्स, ह्यूम, जॉन लॉक, कांट, स्पिनोजा और रिचेरी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको 2 बार 3 बार अगर पढ़ेंगे तो ये जो समर्थक है, समर्थक के नाम है वो आपको एज इट इज रट जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मन मस्तिष्क की जो परिभाषा है वो 1870 तक ही मान्य रही। मतलब कि यहाँ पर मैं पहले ही लिख दिया हूँ कि 1870 तक मान्य रही, यानी कि 17वीं शताब्दी में इस शुरुआत हुई है और 1870 में ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। आलोचना क्या हुई मन और मस्तिष्क के बारे में, तो मन को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करना कठिन है। ये यही बात हुई कि एक गधे को हटाया और दूसरे गधे को बैठा दिया, है ना। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो एक गधे को हमने हटाया है और मतलब कि उसी के सेंस में दूसरे गधे को बैठा दिया, यही सेंस यहाँ से निकला, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से याद करता हूँ कि देखे सबसे पहले आत्मा, आत्मा को हटाया मन और मस्तिष्क ने, और वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला, और उसका भी जो आलोचना है वो लगभग लगभग उसी के समान है जैसे आत्मा का था, ठीक है। बस फर्क क्या है यहाँ पर आपको देखिए। अब यहाँ पर इसको पढ़ने का जो सेंस है, यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं कि जो मन और मस्तिष्क का अध्ययन है वो कब शुरुआत हुई, तो 17वीं शताब्दी में शुरुआत हुई। कब समाप्त हुई, तो 1870 में समाप्त हुई, ठीक है। इसके जनक कौन है, मन और मस्तिष्क के पूछ लिया जाए तो सबसे पहला अगर आपको किसी का नाम लेना है तो वो लेना है पोम्पोनॉजी का, ठीक है। तो इसके जो मुख्य जो मेन जो नाम होता है, जैसे कि आप कोई कोई भी मतलब कि क्रिकेट की टीम की ले लेते हैं ना, तो क्रिकेट की टीम ने वर्ल्ड कप जीता, है ना। तो वर्ल्ड कप जीता है तो कैप्टन का नाम किसका आएगा, कैप्टन ही, मतलब कि मुख्य नाम कौन है, कैप्टन। कैप्टन कौन, सूर्या भाई, है ना। भले वो उसने कुछ किया हो चाहे ना किया हो लेकिन नाम उसी का होगा, बदनाम होना है तो भी, अगर फायदा लेना है तब भी वही रहेगा, है ना। तो मुख्य कौन थे यहाँ पर, पोम्पोनॉजी थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आते हैं हम लोग अब 1800 जो 70 के बाद में 19वीं शताब्दी है ना। 19वीं शताब्दी में क्या किया गया, जो मन और मस्तिष्क था, है ना, उसमें भी आलोचना किया गया कि ये भी तो नहीं आत्मा की जैसा है, तो इसको भी हटा देना चाहिए, तो उसको हटा दिया। अब नए सरपंच बैठा दिए गए यहाँ पर। अब नए सरपंच कौन आए 19वीं शताब्दी में, तो चेतना भाई आ गए। कौन आ रहे हैं, चेतना। चलिए देखिए, तो अब हमारे जो नए सरपंच है वो कौन बन गए हैं, चेतना बन गए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इस समय मनोविज्ञान को क्या मान लिया गया है, चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है ना। यानी कि सबसे पहले आत्मा थी, आत्मा के बाद में वो क्या बना, मन मस्तिष्क बना, मन मस्तिष्क के बाद में अब आ गया है तीसरे जो उम्मीदवार है वो चेतना है, ठीक है। तो चेतना जो है, इसमें जो साइकोलॉजी है वो 2 शब्दों से टूटेगा। तो जो साइकी है इस बार क्या बना हुआ है, चेतना बना हुआ है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए इसके जो समर्थक है वो कौन कौन है, तो देखिए इसके जो समर्थक है वो है विलियम जेम्स, विलियम वुंट,
एडवर्ड ब्रेडफोर्ड, जेम्स सूली या सली बोलते हैं, ठीक है, और चैडविक। तो देखिए यहाँ पर जो समर्थक है उनमें से जो नाम है ना, वो आपको याद रखने होंगे। क्यों याद रखने होंगे? क्योंकि यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि यह जो है वह किस किस काल से संबंधित है ना, यानी कि किस इतिहास, मतलब कि कौन से इतिहास से संबंधित है, कौन से क्रम से संबंधित है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर विलियम जेम्स को मैंने पहले रखा, यानी कि विलियम जेम्स ही क्या है, चेतना के जो मनोविज्ञान है उसके जनक है, ठीक है। तो चेतना का जो मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है? विलियम जेम्स है। विलियम वुंट को भी माना जाता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों ने क्या किया है, दोनों ने साथ साथ काम किया है, और इसके जो मुख्य थे वो कौन थे? तो विलियम जेम्स थे। तो जो मुख्य होता है वही क्या होता है, उसका जनक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए विलियम जेम्स के बारे में पढ़ते हैं। विलियम जेम्स को चेतना का मनोविज्ञान का प्रतिपादक कहा जाता है। विलियम जेम्स ने 1870 में यह विचार दिया कि चेतना ही जीवन है तथा जीवन ही चेतना है। यानी कि इस परिभाषा से इन्होंने क्या कर दिया, पूरे जो आत्मा के मनोविज्ञान थे और मन मस्तिष्क के मनोविज्ञान थे उसको पूरी तरीके से खंडित करते हुए चेतना की तरफ ले आया, ठीक है। और चेतना को मनोविज्ञान मानने से इन्होंने क्या कर दिया, सबको मजबूर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो विलियम वुंट है उनके क्या क्या काम हैं। विलियम वुंट इसके दोस्त थे, इसके साथी थे, है ना, इसके साथ साथ ही काम करते थे, ठीक है। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान कर दिया। कैसे कर दिया, है ना, तो कैसे किया है, तो देखो विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया एनसीईआरटी या बुक में लिखा हुआ है कि विलियम जो वुंट है वो आधुनिक मनोविज्ञान के, यानी कि जो मॉडर्न हमारा साइकोलॉजी है ना, उसके फादर कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, ये जो है वह एनसीईआरटी या सीबीएसई में ज़्यादातर अगर आपको सीटेट अगर दिलाना है तो मनोविज्ञान आप विलियम वुंट मानते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर टेट में देखा हूँ, जैसे कि एमपी टेट हो गया, सीजी टेट हो गया, है ना, इन दोनों टेट में जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एससीईआरटी है, उन्होंने क्या माना है कि विलियम वुंट को ना मान करके किसको मान लिया है, विलियम जेम्स को मान लिया है। एक ये पॉइंट आपको याद रखने ही होंगे, ठीक है। और लिया भी है, आंसर भी लिया हुआ है और उसको चेंज भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो जब चेंज नहीं किया है तो आप अगर स्टेट टेट दे रहे हैं तो उस सेंस में अगर विलियम वुंट की जगह में आप विलियम जेम्स की तरफ जाएं, ठीक है, क्योंकि आपके पास में ऑथेंटिक रीज़न होगा कि जब पहले ही इसको पूछा जा चुका है और इसको आंसर लिया जा चुका है ना, तो इसको बदला बहुत मुश्किल में जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ कि 1890 में जो विलियम जेम्स है, विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान को चेतना के रूप में क्या किया, इन्होंने परिभाषित किया है। यानी कि विलियम जेम्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि विलियम जेम्स ने किस पुस्तक में चेतना को परिभाषित किया है, तो कौन सी पुस्तक है वो, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। याद रखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में विलियम जेम्स ने 1890 में जो चेतना शब्द है उसको क्या किया है, परिभाषित किया हुआ है, ठीक है, यानी कि उसके बारे में उन्होंने क्या किया, उसी पुस्तक में दर्शाया हुआ है। आगे देखते हैं विलियम वुंट के बारे में। देखिए विलियम वुंट ने 1879 में, है ना, 1879 में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला खोली है। कौन, तो ये आप सभी जानते होंगे और बहुत बार पढ़े भी होंगे, है ना, कि विलियम वुंट ने 1879 में क्या किया है, सबसे पहली बार, यानी कि सबसे पहली प्रयोगशाला खोली है। कहाँ खोली है, तो जर्मनी में खोली है। और जर्मनी के किस शहर में खोली है, तो लिप्जिंग नामक स्थान में खोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला है तो इसका सन, है ना, ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो विलियम वुंट याद रखेंगे, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोलने वाले हैं। कब खोला है, तो 1879 में खोला है, ठीक है। कहाँ खोला है, तो जर्मनी में खोला है। जर्मनी के किस शहर में खोला है, तो लिप्जिग नामक स्थान में खोला है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि विलियम वुंट ने इसीलिए जो विलियम वुंट है उसको क्या माना गया है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना है, ठीक है। और इसी प्रयोगशाला और इसी अध्ययन के चलते इन्होंने क्या किया,
जो मनोविज्ञान है उसको दर्शन शास्त्र से इन्होंने अलग माना। ठीक है, इसी तर्क के आधार पर ये जो प्रयोगशाला दिया, यहाँ पर जो अध्ययन किए, है ना, उसी तर्क के आधार पर क्या हुआ कि जो विलियम वुंट है उन्होंने क्या माना कि जो दर्शन शास्त्र है उससे मनोविज्ञान को इन्होंने अलग किया या अलग मनोविज्ञान माना। ठीक है, और यहीं से क्या हो गया, वो अलग हो गया। ठीक है, भारत की सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने खोली, ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा खोला गया है। कब खोला गया, तो 1916 में। कहाँ खोला है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोला गया था, खोला गया है यह था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अध्ययन है वो तीन चीज़ों में होता था, यानी कि जो चेतना है ना, उसके अंतर्गत में तीन चीज़ों का अध्ययन किया जाता था। किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता था, तो सबसे पहली चीज़ है संवेदना। ठीक है, यानी कि किस चीज़ को केंद्र में रख कर अध्ययन किया जाता था, ऐसा पूछा गया तो लिखेंगे वहाँ पर संवेदना, कल्पना और प्रतिभा भाव, यानी कि जो हमारी प्रतिभा है उसके जो भावार्थ है उसको उन्होंने क्या रखा, मध्य में रखकर, यानी कि प्रमुख मान करके अध्ययन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान का यह काल सबसे कम समय, यानी कि जो हमारा चेतना का मनोविज्ञान बना है ये सबसे कम समय चला है। कितने साल तक चला, तो 30 साल तक ही चल पाया। क्यों चल पाया, तो इसमें भी आलोचना हो गई। कौन थे जिन्होंने इसमें आलोचना की, तो देखते हैं किसने आलोचना की। तो देखिए सबसे बड़े इसके जो चेतना है ना, चेतना को सबसे ज़्यादा किसी ने आलोचना किया है तो वो है विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, देखिए तीन विलियम हमने पढ़ा है, दो विलियम है, एक विलियम जेम्स और विलियम वुंट, इन्होंने चेतना के मनोविज्ञान को दिया। लेकिन जो विलियम मैकडूगल है उन्होंने इस चेतना के मनोविज्ञान की आलोचना की है। ठीक है, तो ये तीनों विलियम को आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, चेतना के मनोविज्ञान के सबसे बड़े आलोचनाकर्ता कौन है, विलियम मैकडूगल है। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने सन 1905 में अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द को क्या बताया, बुरा शब्द बताया, यानी कि जो चेतना शब्द है वो बुरी शब्द है। ठीक है, और किसी भी बुरी चीज का हम अध्ययन करके ये नहीं तय कर सकते कि वो क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे तर्क दिए और क्या किया, उस चेतना को उन्होंने क्या कर दिया, खंडित कर दिया। ठीक है, देखिए आलोचना के कारण क्या क्या हैं, तो इन्होंने बहुत सारे शब्द दिए। क्या क्या दिए, तो सबसे पहला जो शब्द है वो है, क्या बोला कि केवल चेतना व्यवहार को स्थान नहीं देता, यानी कि जो चेतना है वो व्यवहार को स्थान नहीं देता है। यानी कि केवल अगर हम कहें कि व्यवहार जो है वह चेतना में है, ये कहना गलत है, ये मानना था इनका। और अगर देखा जाए तो ये बहुत हद तक सही भी है ना। व्यवहार जो है वह हमारे हाव भाव, हमारे शारीरिक, हमारे सभी क्रियाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो केवल चेतना को ही व्यवहार मान लेना सही नहीं है। अचेतन तथा अर्धचेतन को स्थान नहीं दिया गया। अब जो अचेतन मन है, अर्धचेतन मन है, उसको भी स्थान नहीं दिया गया, इनका मानना है। केवल मानव व्यवहार का अध्ययन किया गया, अन्य प्राणी पर अध्ययन किया ही नहीं गया, है ना, ये भी मान लिया। जंतु एवं अन्य प्राणियों को स्थान ही नहीं दिया गया। ठीक है, इससे व्यक्ति चेतना व्यवहार अध्ययन अंतःदर्शन विधि से होता है। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया था, जो विलियम मैकडूगल थे या विलियम जो जेम्स थे, विलियम वुंट थे, उन्होंने क्या किया कि एक विधि बनाई थी। कौन सी विधि बनाई थी, तो अंतःदर्शन विधि बनाई थी, जिसके चलते इन्होंने क्या किया, उन सभी चीज़ों का अध्ययन कर कर रहे थे। कैसे अध्ययन कर रहे थे कि किसी व्यक्ति को बुलाते और बोलते कि अपने अंदर तुम झांको और बताओ कि तुम में क्या क्या कमियां हैं और तुम में क्या क्या खूबियां हैं। तो कोई व्यक्ति, आप बताओ कि आप जाओगे कक्षा, किसी भी छोटे बच्चे से पूछो या किसी भी बड़े बच्चे से पूछो कि तुम्हारी कमियां क्या क्या है, तो बच्चे अपनी कमियां को छुपा लेंगे, है ना, और अपने जो बड़ाई है उसको इतना फेंक फेंक के बोलेंगे कि आप सुन नहीं सकते। तो ये भी एक क्या हो गया, आलोचना का कारण बन गया। ठीक है, अंतःदर्शन जो विधि बनाई थी। ठीक है, मनुष्य अपने गुणों को तो बताता था, लेकिन किंतु क्या हुआ कि दोषों को छुपा लेता था। और जब दोष को छुपा लेगा तो यह वैध या विश्वसनीय नहीं होगा, यानी कि सभी जगह वो तो मान्य नहीं हो सकता, और जो चीज़ सभी जगह मान्य नहीं हो सकता वो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कैसे हो सकता है ना।
तो ये बहुत अच्छी तर्क दिया था इन्होंने, और उसके चलते क्या हुआ, जो चेतना शब्द है उसको क्या हुआ, वहीं पर समाप्त होना पड़ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 20वीं शताब्दी की ओर, यानी कि अब नए सरपंच आएंगे, है ना। अब उसको भी हटा दिया भैया, चेतना को, तो कोई नया सरपंच तो आएगा ही। तो अब क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी में व्यवहार नामक एक शब्द है, उसको सरपंच बनाया गया, जो अभी तक चल रहा है। मतलब सोचिए कि व्यवहार जो शब्द है यही मेन मेन है ना। अब देखिए व्यवहार का विज्ञान, इस समय व्यवहार को मतलब कि जो व्यवहार शब्द है उसी को क्या मान लिया गया, विज्ञान मान लिया गया, और इसी का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसको क्या माना गया है, मनोविज्ञान माना गया है। ठीक है, तो साइकी शब्द यहाँ पर व्यवहार बना। अब इसके भी कोई ना कोई तो समर्थक होंगे ही, तो देखते हैं कौन कौन है इसके समर्थक। तो देखिए सबसे पहले जो समर्थक है वो है जेबी वाटसन। ठीक है, जेबी वाटसन ने ही इस व्यवहार शब्द को लाया। ठीक है, स्किनर, वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, इन्हीं ने तो सबसे ज़्यादा आज, इन्हीं ने जो विलियम मैकडूगल है, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा किसकी आलोचना की है, चेतना की आलोचना की है। क्लार्क हल हो गए, पावला हो गए, मर्फी हो गए, लैगफील्ड हो गया, है ना, मन हो गया, क्रो एंड क्रो हो गए, ये सभी क्या है, व्यवहारवादी हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि कौन कौन है व्यवहारवादी, तो जेबी वाटसन है, स्किनर है, वुडवर्थ है, विलियम मैकडूगल डूगल है, क्लार्क हल है, पावलाव है ना। स्किनर भी स्किनर तो हमने बोल दिया है ना, मर्फी, लैगफील्ड हो गया, मन, क्रो एंड क्रो, पावलाव, ये सभी क्या होते हैं हमारे, बहुत सारे नाम थे, है ना। तो मुख्य नाम को मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आपको जेबी वाटसन मुख्य रूप से याद रखने हैं, और विलियम मैकडूगल, स्किनर, वुडवर्थ, क्लार्क हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 20वीं शताब्दी है ना, 1913 में जेबी वाटसन ने, ठीक है, 1913 में जेबी वाटसन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में व्यवहारवाद को जन्म दिया। यानी कि व्यवहारवाद क्या है, तो व्यवहारवाद एक प्रकार का एक स्कूल बनाया गया, है ना। व्यवहारवाद नाम का एक स्कूल बनाया गया, उसी के अंतर्गत अंतर्गत इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया कि जो वास्तव में जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार माना जाए या ना माना जाए। तब इन्होंने क्या किया, जो 1913 थी उस टाइम में कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, और बताया कि व्यवहार जो शब्द है वो सही अर्थ में क्या है, एक मनोविज्ञान है। ठीक है, और इसका ही अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। अब देखिए 1913 में तो यह मान लिया, व्यवहारवाद को क्या किया गया, जन्म दिया गया, यानी कि व्यवहारवाद को लाया गया। ठीक है, अब 1908 में विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक थी। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी। क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, में सर्वप्रथम व्यवहारवाद शब्द का उल्लेख किया है। यानी कि व्यवहारवाद जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने उल्लेख किया है पूछा जाए तो आप बोलेंगे विलियम मैकडूगल। ठीक है, जेबी वाटसन ने क्या किया, तो जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद का अध्ययन किया। अब जो अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या मान लेते हैं, उसके जनक मान लेते हैं। तो इसके जनक कौन है, तो जेबी वाटसन है। यानी कि व्यवहारवाद के जनक कौन बने, तो जेबी वाटसन बने। यानी कि जो भी अध्ययन करता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, उसके जनक मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता था, व्यवहारवाद में व्यवहार शब्द का अर्थ क्या था कि मन स्थिति का बाह्य रूप। यानी कि हम जो अपने अंदर में सोच रहे हैं और उसको प्रकृति में हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी कि जब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा व्यवहार हो गया। आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका अव्यवहार हो गया। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका व्यवहार हो गया। यानी कि व्यवहार जो है वह सभी तरीके से क्या होता है, प्रकृति में इन्वॉल्व है। प्रकृति में हम उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। अब जिस चीज़ को हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं उस चीज़ का हम अध्ययन भी कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, व्यवहार जो शब्द है वो एक प्रकार से मनोविज्ञान के सेंस में सही बैठने लगा। ठीक है, मनुष्य जो कुछ सोचता है विचारता है उसे क्रिया के माध्यम से बाह्य रूप में प्रकट करता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग व्यवहार करते हैं। यानी कि मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, है ना, जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है, जैसे कि आप किसी कुत्ते को देख रहे हैं और वो अपनी जीभ को आगे मतलब कि
निकाला हुआ है, पूँछ को हिला रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि उसको भूख लगी है या फिर वो आपसे कुछ चाहता है ना? तो इस प्रकार से आप कुत्ते के व्यवहार को पढ़ पाएँ, ठीक है? आप किसी पक्षी को देखते हैं, जैसे ही दाना डालते हैं वो आपको देखता है, आता है, खाता है ना? तो ये क्या है, उसके व्यवहार जो क्रिया में बदलते हैं, जो क्रिया में बदल रहा है वही क्या है, आपका व्यवहार बन जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं वाटसन के बारे में। तो देखिए, इसी सेंस में मनोवैज्ञानिकों ने वाटसन को क्या कह दिया कि वाटसन जो है वो 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा है। चलिए, तो देखिए आगे क्या हुआ, आगे वाटसन ने एक परिभाषा दी हुई है जो कि बहुत ही फेमस है ना? यानी कि परिभाषा बोल सकते हैं या स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है? इन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, यहाँ तक कि उसे चोर भी बना सकता हूँ, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट जो है वह वाटसन की है और ये बहुत बार एग्जाम में, सी टेट में या फिर टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है? आगे देखते हैं वुडवर्थ के बारे में। वुडवर्थ ने एक कथन कहा है, देखो वुडवर्थ ने क्या कथन कहा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, यानी कि आत्मा को छोड़ दिया, फिर मन और मस्तिष्क को भुला दिया और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसकी है, वुडवर्थ की है, ठीक है? यहाँ पर देखिए एक प्रश्न बना हुआ है कि सन 1911 ईस्वी में प्रकाशित इसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है? अब कुछ जो चीज़ें हैं वो छूट जाती है ना? तो जब छूट जाती है वो आपके अगर प्रश्न में आ रहे हैं तो उस प्रश्न को आप लिखते जाइए, ठीक है? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो नोट्स है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए सन 1911 में इसेंशियल ऑफ जो साइकोलॉजी है उसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो किसने कहा इसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में, ठीक है? तो इसमें कहा है प्रोफेसर वाल्टर्स विल्सरी ने, है ना? किसने कहा है, प्रोफेसर वाल्टर्स विल्सरी ने, ठीक है? ये एग्जाम में पूछा गया था, तो वहाँ से आप ऐसे प्रश्न छांट लेंगे जो आपके नोट्स में नहीं है ना? या आप जिस प्रश्न को हल कर नहीं पा रहे हैं या फिर, तो उन प्रश्नों को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, है ना? अब देखिए मनोविज्ञान, हमने इतना पूरा देखा कि मनोविज्ञान जो है वह 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी यानी कि अभी तक के वो चल रहा है ना? तो मनोविज्ञान जो एक्चुअल में है क्या, तो देखिए मनोविज्ञान एक्चुअल में है क्या, तो मनोविज्ञान है सकारात्मक। यानी कि मनोविज्ञान को हम किस रूप में देखते हैं, सकारात्मक रूप में देखते हैं। यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो कैसा है, सकारात्मक है, ठीक है? धनात्मक है, मतलब आगे बढ़ने वाला है। विधायक है, विधायक यानी कि जो मनोविज्ञान है वो कभी नहीं टूटेगा, है ना? अनु अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त यानी कि काम में आने वाला, यानी कि आज हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो आगे चल के वो चीज़ हमें काम में सहायता देगा, है ना? तो इस प्रकार से मनोविज्ञान जो है वह चलता है। तो मनोविज्ञान क्या क्या नहीं है, तो मनोविज्ञान नहीं है नियामक, यानी कि जहाँ पर नियम लगे या नियम कानून जहाँ लग रहा है उस चीज़ को हम मनोविज्ञान नहीं कहेंगे, है ना? मनोविज्ञान किसको कहेंगे हम लोग, जहाँ पर कोई नियम ना लगे और उसके बारे में हम अध्ययन कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा मनोविज्ञान है। अनुप्रयुक्त यानी कि जो हमारा मनोविज्ञान है, अन अनुप्रयुक्त है, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, आप लोग लिख लेना, अन अनुप्रयुक्त है ना? यानी कि अन अनुप्रयुक्त यानी कि मनोविज्ञान उपयोग, देखिए मनोविज्ञान जो है वह अनुप्रयुक्त नहीं है, यानी कि अगर मनोविज्ञान जो है वह किसी चीज़ में काम नहीं आ रहा है तो उसका अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो वो मनोविज्ञान नहीं है भाई, है ना? आदर्शात्मक यानी कि जो आदर्श रूप में मौजूद है वो भी मनोविज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान नकारात्मक भी नहीं है, ठीक है? मनोविज्ञान क्या नहीं है, नकारात्मक नहीं है। देखिए यहाँ जो व्यवहार होता है ना, यानी कि जहाँ व्यवहार होता है वहाँ पर नियम लागू नहीं होते, ठीक है? जो लास्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है, जहाँ व्यवहार होता है वहाँ नियम लागू नहीं होते, ठीक है? तो ये थी हमारी मनोविज्ञान का जो परिचय है ना? कि मनोविज्ञान कब आया, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, क्यों उसमें आलोचना हुई और क्या क्या आलोचना हुई, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है? आज का जो क्लास है आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले अगले वीडियो के लिए, है ना?
और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए क्लास के साथ में। ठीक है।